हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स और मैथ्स बाबा पे। जैसा कि हम इस लेक्चर सीरीज में बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। 13 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ये इसका 14वां लेक्चर है और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। ये नहीं तो जब अपन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण, वो इंपॉर्टेंट है। उसका एक डेरिवेशन हम इसी लेक्चर में करेंगे और एक इसके आगे वाले, ठीक है। पहले समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या। देखिए बहुत सिंपल है, नाम से भी समझ आ रहा है। डाई मतलब दो और पोल्स मतलब तो पोल्स ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी द्वि मतलब दो होते हैं और ध्रुव मतलब ध्रुव। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप समझिए कि कोई सिस्टम है, ठीक है। बीच की इस डंडी को भूल जाइए और सोचिए कि यहाँ पर एक चार्ज और यहाँ पर भी एक चार्ज है। ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। मैं कह रहा हूँ इस पे भी क्यू आवेश है और इस पे भी क्यू आवेश है, ठीक है। यानी इस पे भी क्यू चार्ज, इस पे भी क्यू चार्ज। तो इससे जो सिस्टम बनेगा, निकाय बनेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल and opposite charges separated with some distance, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई दो आवेशों का निकाय है जिसमें जो आवेश हैं वो समान और विपरीत होने चाहिए और उन दोनों के मध्य की कोई ना कोई दूरी है। हिंदी में यह दो समान एवं विपरीत, ठीक है। तो सिंपल से इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके का होगा। ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज हो गया। ध्यान में रखना है, अगर इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है तो इस पर भी माइनस का 2 कूलम चार्ज होना चाहिए। अगर इस पर 1 कूलम है तो इस पर भी कितना होना चाहिए, 1 कूलम ही होना चाहिए। तो सिंपल सा जैसे आप ये समझ लीजिए कोई रस्सा रस्सी का गेम चल रहा है, उसमें एक तरफ कोई रस्सी खींच रहा है, दूसरी तरफ कोई रस्सी खींच रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों पे बल समान लग रहा है, एक जैसा फोर्स लग रहा है, तो उस केस के अंदर वो रस्सी एक जैसी रहेगी। तो आप ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, ठीक है, कि एक बीच में कोई डंडी है और उसके ऊपर दो आवेश है। ध्यान रखना ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ डिस्टेंस को बताने के लिए हमने बनाया है, ठीक है। रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, होती नहीं है। और मैं कह रहा हूँ इन दोनों के मध्य कोई ना कोई दूरी है, उस दूरी को अपन ने क्या नाम दे दिया, 2l। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिस्टेंस को मैंने 2l क्यों दिया, मैंने इसको l, मैंने इसको x या a या कोई ऐसा सिंगल वेरिएबल क्यों नहीं दिया, मैंने इसको 2l क्यों नाम दिया। इसका रीज़न आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। पहले अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि मैंने एक ऐसा निकाय यानी एक ऐसा सिस्टम एज्यूम करा है जिसमें कोई दो चार्जेस हैं। चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है वो समान है, लेकिन उनकी प्रकृति यानी नेचर डिफरेंट है और दोनों किसी ना किसी डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए हैं। इस तरीके का अगर कोई सिस्टम बनता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। डायपोल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं डायपोल मूवमेंट, हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ध्यान रखना है अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक डायपोल के बारे में बात करेंगे जो कि एक बार मैग्नेट होता है, यानी आप जो सिंपल मैग्नेट देखते हैं, चुंबक देखते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, वो भी एक डायपोल ही होता है, एक द्विध्रुवी होता है, लेकिन वो मैग्नेटिक डायपोल होता है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव होता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है बुक का वो सब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही है। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक, ठीक है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा था डायपोल मूवमेंट क्या होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है ये, किसी भी एक का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो क्वांटिटी आपको मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड डायपोल मोमेंट और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं p से। p एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे, यह आवेश एवं उनके किसी भी एक आवेश के परिमाण एवं उनके मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन आई थिंक सो आप लिख लेंगे। अच्छा, इसके नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करे जाएंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है, तो आप यहीं से सब कॉपी कर लीजिएगा। तो पहली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा मैंने आपको बोला कि एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियस ही बात है वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन तो होती है, तो इसकी डायरेक्शन जो है यानी जो दिशा है, डायरेक्शन यानी दिशा जो है इसकी
वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहेगी, वो रहेगी हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ऋणावेश से धनावेश। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। तो यहाँ पर उल्टा है, ये ऋणावेश धनावेश की तरफ होती है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पर अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पे पी की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, पी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट अपन ने पढ़ लिया, इसकी डायरेक्शन मैंने आपको बता दी। आइए इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं, यानी इसका मात्रक। मात्रक आपको सीधा सीधा दिख ही रहा होगा, क्या मात्रक होना चाहिए इसका, कूलाम चार्ज का हो गया और मीटर का एम। सेंटीमीटर जैसा लगता है इसलिए इसको मैं MC लिख रहा हूँ, MC मतलब मीटर इंटू कूलाम। अगर इसकी विमा यानी डायमेंशन अगर अपन को निकालनी है, अगर अपन इसकी विमा यानी डायमेंशन के बारे में बात करें तो आपको पता है इसकी विमा हो गई L1, इसकी विमा हो गई हमारे पास T1 और A1, तो इसकी डायमेंशन भी हमारे पास निकल आ गई। ठीक है, एग्जाम में इससे ज़्यादा इससे डिटेल इसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मतलब क्या होता है, किस काम आता है, समझे थोड़ा। मैं कह रहा हूँ जैसे आपने H2O देखा है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आप सबने। केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काफ़ी कम होती है, यानी हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता से काफ़ी कम होती है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके की बनती है। ठीक है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन्होंने शेयर कर रखे हैं इलेक्ट्रॉन और एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो इन दोनों के बीच में शेयर हुआ है, ठीक है, इन्होंने एक दूसरे के साथ जो साझा किया हुआ है, वो किसकी तरफ खिसकता है, इसकी तरफ खिसकता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जो सिस्टम है हमारा, वो एक डायपोल की तरह बिहेव करने लग जाता है, जिसका ये पार्ट पॉजिटिव हो जाता है और नीचे वाला पार्ट कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ ये जो है बेसिक जो इसका सिग्निफिकेंस है वो आपके जनरली काम आता है जब आप किसी भी मटेरियल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जब अपन किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं या उसको किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वो किस तरीके से आवेशित होती हैं या किस तरीके से मैग्नेटाइज यानी चुंबकित होती है, वो सब इन चीज़ों पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो अभी इतना डिटेल में आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे प्रोसीड करेंगे, कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, संधारित्र वाला, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी आपको सिर्फ समझना है कि द्विध्रुव होता क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होती है। इसी ही टॉपिक के अंदर अब देखिए एग्जाम में इससे रिलेटेड जो 2 टॉपिक निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे कि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए यानी एक विद्युत द्विध्रुव के लिए 2 बिंदुओं पर 2 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बोर्ड में पूछते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालने के लिए पूछी जाएगी, एक डायपोल की वजह से, एक द्विध्रुव की वजह से, 2 बिंदुओं पर। पहला होता है एक्सियल पॉइंट पे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय बिंदु। ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास इक्विटोरियल पॉइंट पे। इक्विटोरियल पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं निरक्षीय बिंदु। देखिए नाम से समझ आ रहा होगा, अक्षीय यानी एक्सियल पॉइंट मतलब उसी के एक्सिस पे। जैसे मैंने आपको ये डायपोल दिया, मैंने इसको नीचे बना देता हूँ, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो एक्सियल पॉइंट मतलब बोलेगा इसी की एक्सिस पे, यहाँ पे कोई, ये इसका एक्सिस हो गया, या यहाँ कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट। इस पी या क्यू पॉइंट पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस डायपोल की वजह से वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो अपन को बताना है। यानी अगर मैं यहाँ पे किसी एक आवेश को, चार्ज को रखूँ तो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना विद्युत, स्थिर विद्युत की बल वो अनुभव करेगा, वो अपन निकालेंगे। तो एक तो हो गया एक्सियल पॉइंट पे, दूसरा हमारे पास आएगा इक्विटोरियल पॉइंट, मतलब इसके एक्सिस को छोड़ करके कहीं पे भी, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन उसने एक वर्ड आगे स्पेसिफाई करा है इक्विटोरियल। इक्विटोरियल का मतलब है दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, लेकिन वो इसके एक्सेस पे नहीं होना चाहिए। अब दोनों से इक्वल डिस्टेंस यहाँ कहीं हो सकता है, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे कोई बिंदु पे अपन को हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो सकता है, बस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे किसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस टॉपिक में निकालनी है। ठीक है, इसके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर
आगे अगले वाले लेक्चर्स में वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल को यानी विद्युत द्विध्रुव को अगर मैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दूं तो उसके ऊपर कितना बलागुण उत्पन्न होगा। ठीक है, ये 3 मेजर टॉपिक हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड है। एक तो इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको बता दिया, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अब हम पढ़ेंगे, और थर्ड इसकी वजह से जनरेट होने वाला टॉर्क यानी बलागुण। ठीक है, और उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, वो भी उसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो 3 पार्ट हैं, उसमें से फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो अब हम देखेंगे। इसमें से ये एक्सियल वाला भी हम करेंगे और इक्वेटोरियल वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, हम एक डायपोल ले रहे हैं, एक द्विध्रुव ले रहे हैं, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी एक के ऊपर माइनस क्यू मान लेते हैं और एक के ऊपर प्लस क्यू मान लेते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप कहीं पे कोई भी चार्ज ले सकते हैं। तो जो अपन को जो चीज़ें दे रखी है उसमें से पहली चीज़ तो ये है कि इनके ऊपर जो चार्ज हुआ है माइनस क्यू और प्लस क्यू। दूसरा, जिस बिंदु पर यानी जिस पॉइंट के ऊपर अपन को मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब अपन विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करते हैं तो विद्युत द्विध्रुव के अंदर जो भी डिस्टेंस हम देखते हैं हमेशा किससे देखते हैं, उसके सेंटर से। यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट P एग्जिस्ट करता है इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, आपको कहीं बुक में R भी मिल सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x डिस्टेंस पे अगर आपको कोई पॉइंट P मिलता है तो आपको जो डिस्टेंस दी गई है वो कहाँ से दी गई है, उसके सेंटर से। अब आपको सिग्निफिकेंस समझ आएगा कि हमने जो डिस्टेंस 12 माना था वो हमने क्यों लिया। इसकी वजह से हमारा जो डिस्टेंस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। L यहाँ पे आ गया और हमारे पास L यहाँ पे। जब अपन डिस्टेंस लेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आराम से डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस L ले लेता तो उस केस में L/2 कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या क्या गिवन है मैं आपको बता देता हूँ। दिया हुआ क्या क्या है, पहली चीज़ ये जो हमारे पास डायपोल है इनके ऊपर नेट चार्ज कितना, दोनों के ऊपर चार्ज कितना है QQ, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है 12, एक पॉइंट P जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे x, बस ये डेटा हमें गिवन है। और यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी वो अपन को निकालनी है, E एक्सियल निकालना है। ठीक है, E अक्षीय, इसको हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे E अक्षीय अपन को निकालना है। अब देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन कौन कर रहा है। तो यहाँ पे 2 ही चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो कैसे जनरेट होगी, अंदर की तरफ, यानी ये हो गया E नेगेटिव। E माइनस का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव मैंने नीचे लगाया ना, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, ये किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से। आपको कहीं बुक में E माइनस और E1 E2 भी मिलेगा, आप चाहे तो इससे वो मान सकते हैं। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ होती है, बाहर की तरफ, तो इसको मैंने लिख दिया E+। E माइनस किसको बता रहा है, विद्युत क्षेत्र किसके कारण से, नेगेटिव की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से, और E+ पॉजिटिव की वजह से। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, मैंने E+ का जो एरो है बड़ा बनाया, E नेगेटिव का एरो जो है मैंने छोटा बनाया। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि क्लियर सिंपल सी बात मुझे दिख रही है, इस पॉइंट की इस नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के अगर ये पॉइंट ज़्यादा पास है तो इसको ज़्यादा बल से खींचेगा अपनी तरफ, ज़्यादा उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जबकि ये पॉइंट दूर है, इसलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, क्षीण होगा। ये एरो छोटे का मतलब है ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए जब अपन E एक्सियल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, E+ माइनस E माइनस। ठीक है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करेंगे। इन केस अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखते और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते तो नेगेटिव की वजह से अंदर आता और पॉजिटिव की वजह से बाहर। मैं जो कह रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझे। अगर आपको किसी भी बुक के अंदर ऐसा उल्टा दिख जाए, यानी यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होगा क्या, जब मैं पॉइंट P यहाँ पे एज्यूम करूँगा
तो क्योंकि नेगेटिव वाला चार्ज ज़्यादा पास है, तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ई नेगेटिव वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, तो उसका एरो बड़ा बनेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज दूर है तो उसका एरो छोटा बनेगा। तो जब इस बार आप ई एक्सएल निकालेंगे तो चेंज सिर्फ इतना सा हो जाएगा कि इस बार ई नेगेटिव ज़्यादा है तो आप ई नेगेटिव माइनस ई पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात समझ आ गई। लेकिन क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज पास ज़्यादा माना है इसलिए हमने ई प्लस माइनस ई माइनस किया है। मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो चार्ज ज़्यादा पास उसको पहले लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू होगी तो होगी कितनी, यहाँ पर अपन साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ई प्लस की जो हमारे पास वैल्यू है, अच्छा बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बस यही लेके चलना है। ठीक है, तो ई प्लस की जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाएगी के क्यू। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। अब ज़रा देखिए, ये जो डिस्टेंस है पूरा का पूरा वो x, ये डिस्टेंस है l, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतने से डिस्टेंस की नीड है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, ये चार्ज से ये चार्ज तक की डिस्टेंस ही चाहिए। तो ये निकालना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। मैं कहता यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर है और ये आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप 50 में से 20 माइनस कर दे तो 30 सेंटीमीटर आ जाता ना। मैं कह रहा हूँ ये 50 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर आ जाता। तो जब ये x दे रखा है, ये l दे रखा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस एल। तो हमारे पास केवल कितना आ गया x माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि यही फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारे पास ई माइनस इक्वल्स टू के क्यू, इसके ऊपर भी चार्ज की हुई है। अब देखिएगा ज़रा, मैं कह रहा हूँ ये 50 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, तो इससे इसकी डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर, तो ये x है और ये वाला l है, तो टोटल कितनी हो गई x प्लस एल, यानी इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी हो गई हमारे पास x प्लस एल। दिख रहा है ना, नेगेटिव चार्ज काफ़ी दूर है, x प्लस एल, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे बस वैल्यू रखनी है, ई प्लस की वैल्यू हमारे पास ये रही के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 1 माइनस एल का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे तो मैथमेटिक्स से सीधी सीधी बेसिक मैथ्स आनी चाहिए आप सबको। एलसीएम लेके देखते हैं क्या आएगा। एलसीएम लेने पे आएगा हमारे पास एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, प्लस वाला इधर और माइनस वाला इधर। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है इसमें से बात ये वाली है कि भाई हमने इसको सॉल्व करने से पहले नीचे, चलो ऊपर वाली को कर लेते हैं, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस प्लस का 2xl, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस का 2xl। मैं पूरा खोल के बता देता हूँ, कई बच्चों को नहीं आता होगा, या फिर अगर आपको डायरेक्ट आता तो दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज, यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आता है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब ज़रा देखें नीचे, अगर मैं स्क्वायर स्क्वायर अलग कर देता हूँ तो x माइनस एल और x प्लस एल लिखा है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों पे स्क्वायर ऑलरेडी था। नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा साइड में देखें आप, यहाँ पे मैंने बोला x माइनस एल, ऐसे लिखा था x माइनस एल का स्क्वायर और x प्लस एल का स्क्वायर, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला x माइनस एल और x प्लस एल लिखा है, इसमें से स्क्वायर को अलग ही कर दो, झंझट खत्म, दोनों में से ले सकते हैं ना मैं स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है। जैसे मैं लिखूँ a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ab का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, बस ऐसे ही लिखा है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका क्या हो गया स्क्वायर, ये मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद नीचे आपको नहीं दिखेगा तो मुझे वो पार्ट रब करना पड़ेगा, या चलिए इसको यहाँ कर देते हैं, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसके बाद मैंने यहाँ पे करा है। तो के क्यू हमारे पास एज इट इज़ है, अंदर हमारे पास बच रहा है 2xl प्लस 2xl, ये हो गया हमारे पास 4xl अपॉन, नीचे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है। अभी अपन ने डायपोल मूवमेंट पढ़ा था, P इक्वल्स टू Q इंटू 2l, क्योंकि डिस्टेंस कितना है 2l, तो बस इसको ऐसे ही कुछ सेपरेट करना है। के क्यू को के और x को बाहर ले लेते हैं, इस 4 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 में टूटेगा, तो इस 2 को बाहर रख लेते हैं, अंदर हमारे को जो चाहिए हो जाएगा Q इंटू 2l।
क्यों बनाया मैंने? क्योंकि इसको डायपोल मूवमेंट बनाना था, द्विध्रुव आघूर्ण बनाना था। ठीक है, वापस देखते हैं, जो डायपोल मूवमेंट होता है द्विध्रुव आघूर्ण वो Q × 12 होता है। तो इस 4 को अपन ने तोड़ा, 2 × 2, 1 2 बाहर रखा, Q को अंदर लिया, X को भी बाहर फेंका, तो Q × 12 हो गया। और नीचे हमारे पास आ रहा है x² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, Q × 12 हो गया P, तो K 2kxp, और नीचे आ रहा है हमारे पास x² - l² का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया EXL, ये एक्चुअल वैल्यू है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि हम ऐसा मान के चलते कि डायपोल इतू सा है, बहुत छोटा सा, और पॉइंट अपन ने बहुत दूर माना है। मतलब समझ लीजिए डायपोल को इतना सा है, छोटा सा, और बहुत दूर, इस बोर्ड से बहुत दूर जो है एक पॉइंट है। तो डायपोल यानी जो डिस्टेंस है 2L या L, वो x से बहुत छोटी है। या अपन उल्टा बोल सकते हैं कि x जो है वो L से बहुत बड़ा है। जब x L से बहुत बड़ा होगा तो ऑब्वियस ही बात है, हम यहाँ पे x² - l² को लगभग किसके बराबर लिख सकते हैं? x² के। जैसे मैं आपको बोलूँ 10,000 में से 0.01, क्योंकि भाई मैं कह रहा हूँ 0.1 का और स्क्वायर कर दो तो 0.01 बचेगा, लेकिन मैंने 10 का स्क्वायर करा तो 100 हो गया। तो कहीं ना कहीं बहुत छोटी वैल्यू माइनस करें तो उसके लिए लगभग किसके बराबर हो गई? x² के। तो हमारे पास x² - l² की लगभग वैल्यू किसके बराबर हो गई? x² के, क्योंकि डायपोल बहुत छोटा और डिस्टेंस बहुत बड़ा। बनाने के लिए हमने बहुत बड़ा बनाया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब ये असम्पशन यहाँ पे अपन रखेंगे तो हमारे पास EXL की जो वैल्यू है, चलिए आप लोगों को एक्चुअली यहाँ दिखेगा नहीं, तो EXL की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। ये तो आपको समझ आ ही गया। ये अपने फर्स्ट सबसे पहले ये करा, फिर हमने ये करा। इसके नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, यहीं से कॉपी करना है। और थर्ड हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब अपन ने करा तो नीचे x - l का होल x² - l² की जगह क्या आ गया? x²। तो अपन क्या लिखेंगे? EXL = 2kxp अपॉन x², अंदर का, और इस पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो गया टोटल पावर 4, ऊपर है 1, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। तो नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा? 2kp, और ये x की पावर कितना आ गया हमारे पास? 3। ठीक है, 4 था, कैंसिल हो गया, तो EXL के लिए हमारे पास ये आ गई 2kp अपॉन x³। अब मेन जो बात है वो देखते हैं डायरेक्शन की। अब मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया जो P की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, यानी अगर मैं P की डायरेक्शन लूँगा तो वो यहाँ पे आ रही है। और ज़रा मुझे बताइए, मैंने आपको बोला था रिजल्टेंट कहाँ पे है? PXL है कहाँ पे? नेट P तो यहीं आ रहा है ना। PXL की डायरेक्शन अभी अपन ने बोली ना, P पॉजिटिव बड़ा है, दोनों की डायरेक्शन कैसी आ रही है? सेम आ रही है। जब मैं इसका वेक्टर नोटेशन लिखूंगा तो PXL के लिए हमारे पास आ जाएगी वेक्टर = 2kp वेक्टर अपॉन x³। अब ज़रा सोचिए, अगर डायरेक्शन उल्टी आ जाती, जो मैं कह रहा हूँ समझे, EXL यहाँ पे आ जाता और P यहाँ पे आता, तो अपन वहाँ पे किसका साइन लगाते? नेगेटिव का। क्यों लगाते? बिकॉज दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर फॉर्म में जब अपन लिखते हैं। अगर मैं इसके लिए कर्व ड्रॉ करूँ, किसके लिए? E के लिए और X के लिए, तो आपको दिख रहा है स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो नीचे, तो कर्व हमेशा कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय का। तो ये थी इसकी डेरिवेशन। पहले अपन ने E, क्योंकि E पॉजिटिव यहाँ था, E नेगेटिव यहाँ था, तो E नेट यहाँ पे आएगा, क्योंकि E पॉजिटिव बड़ा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कम डिस्टेंस पे है और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्टेंस पे था। फिर सिंपल सी इसकी वैल्यू थी, रखी मैथमेटिकल यहाँ तक तो सॉल्व करा। इसके बाद एक अजम्पशन माना छोटा सा, वो था x जो है L से बहुत बड़ा है, तो उसमें x² - l² का मान लगभग x² के बराबर आया। पावर 2 थी ऑलरेडी, तो यहाँ पे हो गया 4, 4 को 1 से कैंसिल करा तो नीचे बचा 3। बस सिंपल सी डेरिवेशन थी। और यहाँ पे अपन ने P बनाने के लिए 4 को तोड़ा था 2 × 2 में, और Q को अंदर ले लिया था, x को बाहर फेंक दिया था। तो ये हमारी डेरिवेशन थी किसकी? एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अपन लेकर आएंगे आपके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, अक्षय बिंदु के लिए। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।